वहां से हमको तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं। देखिए, सभी की निगाहें एक एक उस तस्वीर पर होती हैं जो बजट को पेश करने से पहले तक सामने आती हैं, क्योंकि आप समझिए तस्वीरों के बहुत मायने होते हैं और तस्वीरों से भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर क्या होगा भविष्य। क्योंकि हर किसी को इसी बात की उम्मीद होती है कि देश की अर्थव्यवस्था तो चले, लेकिन घर की अर्थव्यवस्था भी उसी मजबूती के साथ आगे बढ़े। और आपने अभी सुना भी, जो लोग हैं वो इसी बात को कह रहे हैं। किसी की अपनी एक उम्मीद पेंशन को लेकर है, किसी की उम्मीदें हैं अपने घर के बजट को लेकर, और जो इंडस्ट्री है उसकी उम्मीदें हैं कि इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ होता है। और सुचारिता, लास्ट बजट में हमने देखा था एमएसएमई को खास फोकस रखा गया था और बहुत सारी चीजें उनके लिए दी गई थी। बिल्कुल, सीनियर सिटीजन्स को टैक्स में छूट की उम्मीद है और महिलाओं और युवाओं को भी आस है इस बजट से। इस बजट में उनके लिए कुछ खास प्रावधान हो, एजुकेशन लोन सस्ता हो सकता है, ऐसे उम्मीद स्टूडेंट्स लगाए बैठे हैं। रोजगार सृजन होगा, रोजगार के मौके बढ़ेंगे, ये भी उम्मीद है। होम लोन में कुछ छूट मिल जाए तो घर लेना आसान हो जाएगा। ये सारे उम्मीदों का खाका, उनका भार निर्मला सीतारमण के कंधों पर रहेगा। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी हैं, हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं, प्रोफेसर कुमार हैं। सतीश जी, आपसे पूछते हुए, क्योंकि आप तो इतने साल से देख रहे हैं ये बजट की प्रक्रिया है, लोग इतनी उम्मीदों का भार डाल देते हैं, किसी भी वित्त मंत्री के लिए उसे पार पाना आसान नहीं होगा। लेकिन इस बार आपको लग रहा है थर्ड टेन्योर है नरेंद्र मोदी का, पहला बजट है, आपको लगता है बहुत कुछ देंगे वो आम आदमी को, मिडिल क्लास को? देखिए, देना चाहिए। उन्होंने कुछ संकेत भी दिया है कि कुछ मिडिल क्लास या पुअर के लिए कुछ करेंगे इस बार करेंगे। क्योंकि कॉरपोरेट के लिए जो किया, वो कॉरपोरेट के जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने वो जिम्मेदारी जितनी निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई। तो मैं तो इस बजट को मेक और ब्रेक बजट मानता हूँ। जो विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 का, तो मुझे इससे मतलब नहीं है व्यक्तिगत रूप से कि भारत का जीडीपी क्या होता है। मुझे ये होता है कि भारतीयों का जीडीपी क्या होता है। इस हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा है कि आप इंक्लूसिव बजट, इंक्लूसिव चीजें करिए। अभी समस्याएं बहुत है। इस मुहाने पर हम इकोनॉमी के खड़े हैं जिसमें इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि अमेरिका से खतरा है, डॉलर से खतरा है, विकसित इकोनॉमिक से खतरा है। उन खतरों के बीच में आपके यहाँ स्टील, सीमेंट, ऑयल, ये सब का जो है घट गया है, डिमांड घट गया है, कंजम्पशन घट गया है। तो इन सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज किया जाए, और हमको लगता है कुछ किया जाएगा। पिछली बार भी हमने देखा था जुलाई वाले में कि इंटर्नशिप वाला स्कीम लाया गया था। मेरे हिसाब से इस वक्त इस देश में एक नेशनल मिशन, एक नेशनल इमरजेंसी जैसी हालत है, जहां अवसर मिले लोगों को, रोजगार मिले, और नौकरी मिले ना मिले, लेकिन इसका सृजन करने के लिए जो कुछ भी करना है करे। अभी कहा गया है इसमें इकोनॉमिक सर्वे में कि 139 तरह की बंदिशें हैं जिससे महिलाओं को जो है दिक्कत है प्रोडक्शन लाइन में लाने में, उनको हटाएं। डी रेगुलेशन पर बहुत ज्यादा फोकस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में डी रेगुलेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और एक चीज और क्या है कि जो रिलीफ की आप बात कर रही हैं वो तो होगा, लेकिन जो इसमें जो मजबूती लाने की बात है कि आप सब लोगों को इकोनॉमी से जोड़िए, किसी को आउट मत कीजिए। लेकिन सतीश जी, जो इकोनॉमी से जोड़ने की बात आप कर रहे हैं, वो सरकार कहती रही है इससे पहले कि हमने स्टार्टअप्स के जरिए जोड़ा है। अगर हम रोजगार सृजन नहीं कर सकते तो स्टार्टअप्स के जरिए हम कैसे लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, सब्सिडी देकर के, टैक्स में छूट देकर, 3 साल टैक्स ना लेकर के। मैं आपको जवाब देता हूं। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है और हमारा देश बहुत बड़ा है, तो यहाँ का जो सोल्यूशन होगा यूनिक होगा। आपके इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि 78, और इससे पहले जो वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी वहां पर पहुंचे हुए थे, और अब इसके बाद यहाँ पर वो अब तमाम जो बैठकों का दौर है, औपचारिक बैठकें, जैसा कि पारंपरिक बैठकें होती है वो होती है वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुके। इससे पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय पहुंचे थे, और जो औपचारिकता होती है उसके बाद ये औपचारिकता यहाँ पर निभाई जा रही है। और इसके बाद यहाँ से वो राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना होंगे। कुछ देर के बाद यहाँ से वित्त मंत्रालय की ओर से निकलेंगे। कुछ ही देर पहले हमने देखा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकली है और यहाँ पर करीबन 10 से 15 मिनट का वक्त यहाँ पर रहेंगे और अपने अधिकारियों के साथ बात करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और तमाम जो प्रक्रिया होती है, बजट से पहले जो तमाम प्रक्रिया होती है, उन प्रक्रियाओं को यहाँ पर वो निभाया जा रहा है। उसके बाद फोटो सेशन होगा और फिर राष्ट्रपति भवन की ओर यहाँ से वो रुखसत करेंगे। वित्त मंत्री, जो वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी सबसे पहले पहुंचते हैं। उसके बाद अब हमने देखा कि किस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्रालय है वहाँ पर पहुंची है। जी, तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं और जैसा हमने कहा कि बहुत सी उम्मीदों का भार है। अलग अलग हमारे सहयोगी जो आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं, वहां से लोगों का जो एक आस है वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो बात सतीश जी ने कही, सर आप जो बात कह रहे थे, मैं सिर्फ उसी, रोजगार सृजन बहुत जरूरी है, आपने कहा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज, लेकिन दूसरी तरफ हम एक चुनावी समय देख रहे हैं अवधेश जी, जहां पर एक चुनावी रेवड़ी वाला कल्चर है। अब सब लोगों को आप उसकी एक आदत डालते जा रहे हैं, फिर दूसरी तरफ रोजगार सृजन की बात भी हो रही है। ये दोनों चीजें इस समय बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम दिल्ली का चुनाव देख रहे हैं अवधेश जी, हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे उसमें रेवड़ियां बांटी जा रही, और दूसरी तरफ हम आम लोग ये भी चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज रहें और दूसरी हाथ से पैसा भी आता रहे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में लंबे समय बाद ईमानदारी बरतने का एक सिलसिला शुरू किया है। पिछले बजट के उपलब्धियों को भी देते हैं। इसी सरकार पहले शुरू हुआ है कि हमने पिछले बजट, तो आप अपने अनुसार उसमें से चीज़ें निकाल सकते हैं। हमारे मित्र सतीश जी ने तो थोड़ा डरावना एक पिक्चर प्रस्तुत कर दिया, नेशनल इमरजेंसी की बात कर दी। मैं बोल रहा हूँ, मेरे हिस्से का मुझे बोलने दीजिए। आप ही का है। आप अपने हिस्से का आपने बोल दिया। देखो, देश में किसी तरह की आर्थिक इमरजेंसी नहीं है। अगर कुल मिला के आर्थिक सर्वेक्षण को देखें तो उससे एक आशाजनक तस्वीर निकलती है। वो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। पहली बार आप देखेंगे कि अप्रोच बदल रहा है इकोनॉमी का। उसमें हम स्कूली शिक्षा में कितने बच्चे छूट रहे हैं, क्या क्या है, उसके आंकड़े दिए गए हैं, क्या करना है। निपुण भारत की जो बात है कि हमको 2026 तक कम से कम तीसरी कक्षा तक बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक, जैसे हम लोगों से आप पूछिए ना कि 36 गुना 3 कितना होगा, तो पहाड़ा पढ़े हुए 20 या 60, 21 या 63। आज के बच्चों को ये पता नहीं है कि वो कैलकुलेटर देखते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें इसमें आई है। अब देखिए 6.63 का जो ये बता रहे हैं लक्ष्य, बात ठीक है कि स्थिर कीमत पर हमको 8% 2% करीब करीब विकास चाहिए 2047 तक। लेकिन क्या यह संभव है? अगले 3 साल में क्या हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं तीसरी इकोनॉमी का? तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। 2022-23 में हमारा जो कुल इकोनॉमी का आकार था 273 लाख करोड़ रुपए था। 2023-24 में 295 लाख रुपए हो गया। 2024-25 में 324 लाख हो गया है। 2025-26 में 357। सुनो पूरी बात सुनो। एक्चुअली थोड़ा बजट तो है ही है, लेकिन ब्रेक का बजट भी हमें मेंटेन करना है। 200 अगले 3 साल में इसकी संभावना है कि हम तीसरी इकोनॉमी बन सकते हैं। फर्स्ट तो ये होता है कि आपका विश्वास का क्या है। दूसरा, बेरोजगारी दर घट के जो है अगर देखेंगे तो 3.02% हुआ है। और जो ईएफओ में जिसको लेकिन ये और थोड़ा नेट पेरोल है, नहीं नेट पेरोल है ना, उसमें भी बहुत बेहतर। वो जो रोड मैप होता है उस पर कई बार ब्रेक लग जाता है। जैसे अभी समय की वजह से मुझे इस पर ब्रेक लगाना पड़ेगा, हम वापस आ रहे हैं। आप जो बात बता रहे हैं उस पर एक छोटा सा ब्रेक लगाना होगा। मैं वापस ब्रेक के बाद आती हूँ। ये पूरी जो एक रोड मैप प्लान है वो समझेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करेंगे अब से थोड़ी देर बाद, ठीक 11 बजे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।